हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपन परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि मकर विलक्कू त्यौहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहाँ है। मतलब मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है दिया आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया है केरल, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। ऑप्शन डी क्या दिया है, कर्नाटक। अगर हम मकर विलक्कू त्यौहार की बात करें तो किस त्यौहार को मकर विलक्कू त्यौहार कहते थे, कहते हैं आपको मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति को ही केरल में मकर विलक्कू के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके केरल में। यानी ऑप्शन भी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे जो अयप्पा भगवान है किस मंदिर से संबंधित है, इनका संबंध है आपके सबरीवाला मंदिर से। किससे, सबरीमाला मंदिर से इनका संबंध है। किसका, भगवान अयप्पा का। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके केरल में, जो कि मकर संक्रांति को ही मकर विलक्कू के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुणडेल एक डैश नर्तकी थी, मतलब नर्तकी थी। ऑप्शन दिया आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया आपका मणिपुरी और ऑप्शन सी दिया आपका कथक और ऑप्शन डी दिया आपका कथकली। किसकी बात कर रहा है, रुक्मणी देवी अरुणडेल की। इनका संबंध अगर पूछे किससे है, इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर से 1957 में कौन सा पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। कब, 1957 में कौन सा पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगर पूछे 1956 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, भारत सरकार द्वारा दिया गया था पद्म भूषण। कौन सा, पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित हुई थी भारत सरकार द्वारा, हुई थी आपके 1956 में। कब, 1956 में। ठीक है, अगर पूछा और रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में, ये कौन थी, राज्यसभा में पहली महिला सदस्य थी। राज्यसभा में पहली महिला सदस्य पूछे कौन है, तो आपके रुक्मणी देवी अरुणडेल है। कौन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। ऑप्शन दिया आपका क्रांतिकारी पार्टी, ऑप्शन बी दिया आपका आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी दिया आपका रिपब्लिकन पार्टी और ऑप्शन डी दिया आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी बात कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस। क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कब छोड़े थे, ये छोड़े थे आपको 29 अप्रैल 1939 में। कौन सा अधिवेशन चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939। जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। अगर पूछो 1938 में कौन सा अधिवेशन था, यहाँ पर पूरा अधिवेशन। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, इसके भी अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस ही। ठीक है, और त्रिपुरी अधिवेशन के समय उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस को छोड़कर कौन सी पार्टी का, मतलब किस दल का स्थापना किया था, तो किए थे आपके फॉरवर्ड ब्लॉक का। इसका फॉरवर्ड ब्लॉक का। इसके कब स्थापित किए थे आपके 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। एक क्वेश्चन बनता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा, तो उस समय जो अध्यक्षता पद था वो कौन संभाले थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो किए थे आपके फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत के किस पर्व से भगवत गीता निकाली गई है? महाभारत के किस पर्व से भगवत गीता निकाली गई है? ऑप्शन ए दिया आपका भीष्म पर्व, ऑप्शन बी दिया आपका शांति पर्व, ऑप्शन सी दिया आपका आदि पर्व, ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। उसी बात करें महाभारत अगर पूछे महाभारत की बात करें तो इसमें कुल कितने पर्व हैं? तो इसमें कुल 18 पर्व हैं। किसमें? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ठीक है, तो जो भगवत गीता है किस पर्व से निकाली गई? आपकी भीष्म पर्व से निकाली गई, भीष्म पर्व से निकाली गई है। अगर से महाभारत में की बात करें तो इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें टोटल 700 संस्कृत श्लोक हैं, 700 संस्कृत श्लोक हैं। और महाभारत की रचना की बात करें तो रचना किसने किया? तो किए थे आपके वेद व्यास। कौन किए थे? वेद व्यास, जो कि महाभारत के मतलब रचनाकार हैं। ठीक है, अगर महाभारत की और बात करें तो यह आपकी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपका महाभारत है। क्या है? दुनिया का यानी विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे कौन सा है? तो आपका महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया वर्षा जल। वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? वर्षा जल की कौन सी पीएच परास जो है अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? ऑप्शन ए दिया आपका 5.6 से कम, ऑप्शन बी दिया आपका 7 से अधिक, ऑप्शन सी दिया आपका 6.2 से अधिक, 6.2 से 6.9 तक, और ऑप्शन डी दिया आपका 8.2 से 12 तक। क्या बात कर रहा है? वर्षा जल की कौन सी पीएच मान है जो कि अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है। अगर हम पीएच मान की बात करें, इसकी रेंज कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 0 से 14 तक। कितनी होती है? 0 से 14 तक। ठीक है, अगर पूछे 0 से 7 तक क्या होता है? ये होता है आपका अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और इसके बाद क्या होता है? 7 से 14 के बीच में क्या होता है? आपका क्षारीय होता है, क्षारीय। ठीक है, पूछा है अम्लीय मतलब पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है। तो क्या होती है? वो होती है आपकी 5.6 से कम, 5.6 से कम, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दिया आपका रूपक, ऑप्शन बी दिया आपका टका होगा, ऑप्शन बी क्या है? आपका टका, ऑप्शन सी दिया आपका दाम, और ऑप्शन डी दिया है दिनार। ऑप्शन डी क्या दिया है? दिनार। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल के अगर संस्थापक कौन थे? जैसे आपके श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, पूछा गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार के नाम से जाना जाता है। नहीं, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन दिया आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी दिया आपका आयुष मंत्रालय। ऑप्शन डी क्या दिया आपका आयुष मंत्रालय। तो निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो किए आपके आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर कुछ वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्री कौन है? तो यहाँ आपके सर्वानंद सोनोवाल कौन है? यहाँ पे वर्तमान में वर्तमान आयुष मंत्री हैं। कौन है? आयुष मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पौधों को डैश समूहों में विभाजित किया जाता है, मतलब पौधों को कितने समूह में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया आपका 6, ऑप्शन बी दिया आपका 7, ऑप्शन सी दिया आपका 5 और ऑप्शन डी दिया आपका 4। तो पौधों को कितने समूह में विभाजित किया जाता है आपको टोटल 5 समूह में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर देख लो 5 कौन से हैं, तो एक है आपका
क्या है आपका, एक है आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, एक है आपका थैलोफाइटा, एक आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक आपका पेरिडोफाइटा, पेरिडोफाइटा, एक आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक आपका एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो पौधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। ऑप्शन दिया आपका अनुच्छेद 101, ऑप्शन भी दिया आपका अनुच्छेद 123, ऑप्शन भी दिया अनुच्छेद 168, और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 75। तो किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लागू कर सकते हैं, करते हैं आपके अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगर कुछ अध्यादेश जारी करने, मतलब अध्यादेश की मतलब अवधि कितनी होती है, तो होती है आपके 6 माह 6 सप्ताह। ठीक है, और अगर कुछ राज्यपाल जो है आपका अध्यादेश, राज्यपाल के अध्यादेश की बात मतलब किस अनुच्छेद में की गई है, तो की गई आपके अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भूमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भूमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका लद्दाख, ऑप्शन बी दिया आपका सिक्किम, ऑप्शन डी दिया आपका केरल, और ऑप्शन डी दिया आपका हरियाणा। ऑप्शन डी क्या दिया है, हरियाणा। तो किसकी बात करें, भूमचू उत्सव, भूमचू उत्सव किस राज्य या किस शासित प्रदेश से संबंधित है, ये संबंधित है आपके सिक्किम से। किससे, सिक्किम से, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे किस महीने में मनाया जाता है, तो फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है। अब पूछे 2023 में कब मनाया गया है, कब 2023 में कब मनाया है, तो ये मनाया गया आपका 7 मार्च को, 2023 में 7 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, रक्त में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। यह डैश कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन ए दिया आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी दिया आपका लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी दिया आपका प्लाज्मा, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर रहा है, एक मतलब जो कीटाणुओं से लड़ने में सहायक होती है उसे क्या कहते हैं, WBC, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में था। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में था। ऑप्शन ए दिया आपका तमिल, ऑप्शन बी दिया आपका पाली, ऑप्शन सी दिया आपका संस्कृत, और ऑप्शन डी दिया आपका देवनागरी। ऑप्शन डी क्या दिया है, देवनागरी। ठीक है, तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में, तो आपके संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और इनके और पुस्तक, विशाख दत्त की और ग्रंथ के पुस्तक की बात करें तो एक है आपका देवी चंद्रगुप्तम, और एक है राघवानंद नाटकम। ठीक है, ये दो और इनके मतलब बुक हैं, कौन कौन से, देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन दिया आपका KS कृष्णन, ऑप्शन बी दिया आपका M N शाह, ऑप्शन सी दिया आपका CV रमन, और ऑप्शन डी दिया आपका S चंद्रशेखर। ऑप्शन डी क्या दिया आपका S चंद्रशेखर। करा
पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पे के.एम. कृष्णन। कौन है? के.एस. कृष्णन। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। हमारा ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। पूछेगा कब ने मतलब मिला था, तो मिला था 1958 में। किसके लिए? तो मतलब भौतिकी विज्ञान के लिए मिला था। भौतिकी विज्ञान में जो कि रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन के साथ किए थे, उन्हीं के लिए इन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। ठीक, भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है। उन्हें पद्म भूषण भी मिला है। कब? 1954 में। 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1954 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? मतलब किस संविधान संशोधन के तहत गोवा जो है मतलब एक स्वतंत्र राज्य मतलब राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है। ऑप्शन है जी आपका 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया आपका 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया आपका 59वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी दिया आपका 48वां संविधान संशोधन। तो किसकी बात कर रहा है? गोवा राज्य की। गोवा राज्य को मतलब किस संविधान संशोधन के तहत मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो मिला था आपका 56वां संविधान संशोधन। कब? 1987 में। 1987 में 25वां राज्य बना था। 25वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 25वां राज्य बना था। और इसी संविधान संशोधन 1987 के तहत ही दमन एवं दीव को क्या केंद्र शासित घोषित किया गया था? दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ठीक है। प्रदेश घोषित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। 1987 के तहत। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी दिया आपका ऑप्शन डी के दिया जेवी कृपलानी। ऑप्शन डी के दिया जेवी कृपलानी। किसकी बात कर रहा है? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी मार्च 1950 में। मार्च 1950 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो 1950 में जो प्रधानमंत्री रहा होगा वही मतलब योजना आयोग का अध्यक्ष भी रहा होगा। तो 1950 में पूछेगा प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी दिया जेवी कृपलानी। तो 1950 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। अब क्या हो गया? योजना आयोग को 2014 में समाप्त करके कब? 1 जनवरी 2015 को कौन सा आयोग चालू किया गया? नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। ठीक। कब? 1 जनवरी 2015 को। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो अगर पूछे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया तांबा और जिंक के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया आपका पीतल, ऑप्शन डी दिया निकेल, ऑप्शन सी दिया कांसा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो क्या करा? तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? पीतल। इसके लिए पीत था क्या? पिताजी। किस हो गया आपका पीतल, कांस हो गया तांबा और जिस हो गया जिंक। ठीक है। ये हो गया आपका पीतल, यहाँ पर हो गया आपका तांबा और जिस हो गया आपका जिंक। ठीक। यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और पिछले कांसा कौन से धातु से मिलकर बना है? तो बना है तांबा और टीन से। तांबा और टीन यानी Cu+SN से। ठीक। अगर पूछे जर्मन चांदी की बात करें तो इसकी जर्मन चांदी एक कौन मिश्र धातु से बना है? तो बना है तांबा यानी कापर प्लस जस्ता यानी जेडियन प्लस निकिल यानी Ni
निकिल, ठीक है। यानी जर्मन चांदी किससे बना है? कॉपर, जस्ता और निकिल से, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा तांबा और जस्ता पूछा तो किससे बना, मतलब किसका रूप, मतलब पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किसे कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ने दिया कि मंगू भाई छगन भाई पटेल। ऑप्शन बी दिया आपका डॉक्टर हरि बाबू कंभकपति। ऑप्शन सी दिया आपका थावर चंद गहलोत। और ऑप्शन डी दिया आपका राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ठीक है। तो किसकी बात? कर्नाटक के राज्यपाल की बात कर। कर्नाटक के 19वें राज्यपाल कौन बने? वो बने आपके थावर चंद्र गहलोत। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये कहाँ के मतलब राज्यपाल हैं? तो आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और अगर पूछे डॉक्टर हरि बाबू कंभकपति कहाँ के हैं? तो ये आपके मिजोरम के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मिजोरम के राज्यपाल हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अरलेकर की बात करें इसके, चलिए फिर देख लेते हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। डॉक्टर हरि बाबू कंभकपति कहाँ के? मिजोरम के हैं। और थावर चंद गहलोत कहाँ के हैं? कब के? कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? आपकी बेंगलुरु है। लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट है आपकी 28। राज्यसभा सीट पूछे कितनी है? तो राज्यसभा सीट है आपके 12। कितने हैं? 12, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान किस राजवंश ने हिरिया नहर का निर्माण कराया था? किस राजवंश ने हिरिया नहर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ने दिया आपका संगम वंश। ऑप्शन बी दिया आपका सालू वंश। ऑप्शन सी दिया आपका तुलु वंश। और ऑप्शन डी दिया आपका अराविदु वंश। ऑप्शन डी दिया आपका अराविदु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान किस राजवंश ने हिरिया नहर का निर्माण कराया था? एक किया था आपका संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो कौन सा नहर है? आपके हिरिया नहर। इस नहर की बात करें तो इस नहर से जो है, तो इस नहर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? तुंगभद्रा नदी के बांध से आता है। किस नदी के? तुंगभद्रा नदी के बांध से आता है। किसके लिए? कृषि के लिए, मतलब इस नहर बनाया गया था। किस पे? तुंगभद्रा नदी पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? ऑप्शन दिया आपका रावण। ऑप्शन बी दिया आपका कंस। ऑप्शन सी दिया अर्जुन। और ऑप्शन डी दिया आपका शिशुपाल। इसकी बात करें, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो कौन थे? थे आपके शिशुपाल थे। चंदेरी के राजा कौन थे? वो आपके शिशुपाल थे। अगर शिशुपाल की बात करें तो एक पौराणिक कथा के अनुसार पता चलता है कि महाभारत के जो राजा थे शिशुपाल, वो कौन थे? उन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? चंदेरी मतलब वहाँ के जगह का नाम था। चंदेरी की स्थापना कौन किए थे? ये आपके शिशुपाल ही किए थे। कौन थे? शिशुपाल ही किए थे, ठीक है। और इनकी राजधानी कौन थी? इनकी राजधानी थी आपकी बूढ़ी चंदेरी। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी आपकी बूढ़ी चंदेरी। अब बाद में किसके हवाले हो गया था चंदेरी पूरा? तो हुआ था आपके गुर्जर और प्रतिहार वंश के बाद। गुर्जर प्रतिहारों के बाद किसके नियंत्रण में चला गया था? ये चला गया था आपके कुशवाहा वंश के पास, ठीक। तो क्वेश्चन था, भारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया। भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी राजा थे? तो वो थे आपके शिशुपाल थे। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।